नमस्कार दोस्तों, हम एनसीईआरटी के साइंस के क्लास 6 की बुक को कवर कर रहे थे। आज हम उसमें चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम सजीवों की क्या-क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी तक मैंने आपसे चैप्टर 1 से लेकर 9 तक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। शुरुआत में हालांकि मैंने पीडीएफ का यूज़ किया था, जो ओरिजिनल बुक है उसका, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब चूंकि इसको मैं यूपीएससी के बेस बनाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 6th क्लास में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल बुक के पीडीएफ को यूज़ करके पढ़ाना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये आपके लिए उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट्स बना के आपको पढ़ाने की जो इनिशिएटिव शुरू की है, उसमें आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और आज के सेशन में हम उसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 10 में सजीवों की क्या-क्या विशेषताएं होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास की बाकी चीज़ों पे गौर करें, तो आप देखेंगे कि आपको 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जान होती है, जिनको हम सजीव कहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निर्जीव चीज़ें हैं। तो आखिरकार हम ये जो डिवीज़न करते हैं, इस डिवीज़न का बेसिस क्या है? आखिर कौन-कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जो केवल सजीवों में पाई जाती हैं, निर्जीवों में नहीं पाई जाती? तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सजीवों में कई तरीके की विशेषताएँ होती हैं, जो हमें निर्जीवों में देखने को नहीं मिलती। जैसे सबसे पहली सजीवों की विशेषता ये होती है कि वो गति करते हैं। आप देखेंगे कि इंसान जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पैदल चल के जा सकता है। इंसान के शरीर में आप वृद्धि देखेंगे। इंसान को वृद्धि करने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। इंसान साँस लेता है, इंसान उत्सर्जन करता है, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन है। इसके अलावा इंसानों में उद्दीपन होता है। अचानक से अगर हमारी आँख के सामने कुछ चीज़ें आ जाती है, तो हमारी पलकें बंद हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, फिर जब हमारा हाथ जलता है किसी भी गर्म चीज़ को छूने से, हम अपने आप हाथ हटा लेते हैं। फिर आप देखेंगे जो सजीव हैं वो जनन करते हैं। तो ये सारी विशेषताएँ जो हैं वो सजीवों के अंदर पाई जाती है, और इन विशेषताओं की अनुपस्थिति ही किसी भी वस्तु को निर्जीव की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। तो एक-एक करके सारी विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता क्या है? गति। गति कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो इंसान तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, जंतु भी बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या पौधों में गति होती है? पौधे तो एक ही जगह पे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पौधों में जो गति है उसका तरीका अलग होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, पौधों में जो फूलों का खिलना है वो भी एक गति। फूल कैसे? एक छोटी-सी कली होती है, कली से फिर धीरे-धीरे बड़ा होके ये फूल में परिवर्तित होती है। तो इतने छोटे से कली से लेके फूल में जो परिवर्तन है, वो भी तो एक प्रकार की गति है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी कहने का मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, इसके अलावा ये छोटे-छोटे कीड़ों को भी खाने का काम करते हैं। ये दरअसल ऐसे पौधे होते हैं जो कि उस एरियाज़ में उगते हैं जहाँ पे आपको नाइट्रोजन की बहुत कमी देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन एरियाज़ के जो पौधे होते हैं, वो कीटभक्षी पौधों की तरह जो है वो कीड़ों-मकोड़ों को खाते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। तो ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, इनमें जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप ड्रोसेरा की अगर ड्रोसेरा नाम के पौधे को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ड्रोसेरा के जो पत्तियाँ होती है, उन पत्तियों में छोटे-छोटे ऐसे रेशे लगे होते हैं जिसमें चिपचिपा पदार्थ चिपका होता है। अगर इस रेशे के आस-पास कोई कीड़ा आता है तो वो उसमें चिपक जाता है, और फिर ये जो पत्तियाँ हैं, ये ऐसे पत्तियाँ बंद हो जाती है। तो ये जो है वो आपको कीटभक्षी पौधों में गति का उदाहरण है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गति केवल जंतु और केवल मानव के द्वारा ही नहीं, पौधों में भी गति होती है। इसलिए तो हम पौधों को मानते हैं कि वो सजीव हैं। ठीक बात है? आगे बढ़ते हैं। अगली जो सजीव की विशेषता है वो है वृद्धि। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम छोटे से बच्चे से जब बड़े बनते हैं, तो हमारे शरीर का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है, हमारे शरीर की काफ़ी वृद्धि होती है। उसी तरीके से पौधों को आप देखेंगे तो पौधों में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। एक छोटे से बीज से एक सबसे पहले अंकुरण आपको देखने को मिलेगा। फिर इस अंकुरण के पश्चात आपको उस छोटे से पौधों में पत्तियाँ आती दिखेंगी। पत्तियों से फिर छोटे से पौधे बनते हैं, और पौधों से आपको बड़ा-सा वृक्ष बनता हुआ दिखता है। तो ये भी तो वृद्धि है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, और मानव के साथ-साथ पौधों में भी वृद्धि होती है। ठीक बात है। सजीवों की तीसरी विशेषता है पोषण। देखिए, हम वृद्धि कब करते हैं?
हमें जब जब तक पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते, हमारे शरीर में अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। तो जाहिर सी बात है, चूंकि सजीव वृद्धि करते हैं, इसलिए सजीवों को पोषण की जरूरत पड़ती है। पौधों को भी पोषण की जरूरत पड़ती है, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, है ना। और जो हम फल खाते हैं किसी भी पौधे का, वो एक्स्ट्रा फूड होता है पौधे का, आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। तो पौधों को भी पोषण की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, तो पौधे भी सजीव हैं, ऐसा आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर उसके बाद सजीवों की जो अगली विशेषता है वो है श्वसन, यानी कि सांस लेना। तो दोस्तों, इंसान सांस लेते हैं, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पौधों में जो श्वसन है वो आप देखेंगे पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में दरअसल छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं या सूक्ष्म रंध्र कहते हैं। तो इन्हीं स्टोमाटा के माध्यम से जो पौधे हैं वो श्वसन करते हैं। तो इसलिए हम पौधों को सजीव की श्रेणी में रखते हैं। श्वसन के अलावा सजीवों की अगली विशेषता है उत्सर्जन। मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना होता है। तो हम जिस तरीके से हम आप देखते हैं कि हम शौचालय जाते हैं, हम मूत्र विसर्जन करते हैं, तो इसके माध्यम से, दोनों माध्यम से हम देखते हैं हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर इंसान अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो पौधे किस तरीके से अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब आप गुलाब का पौधा देखेंगे, तो गुलाब के पौधे की पत्तियों पर आपको कभी कभी थोड़ा सा जल और खनिजों के कण दिखाई देते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये गुलाब की पत्तियों द्वारा किया गया उत्सर्जन का उदाहरण है। ठीक है, तो पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अगली विशेषता जो सजीवों की है वो है उद्दीपन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि उद्दीपन होता क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु या किसी भी घटना के द्वारा जो कि सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वो उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उद्दीपन क्या है? जब कोई वस्तु या कोई घटना हमारे अंदर किसी अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करे, तो इसको हम उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब आपकी आंख के सामने कोई भी चीज आ जाती है, तो अपनी आपकी जो पलकें हैं वो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक बात है। जब आपको बहुत ज्यादा तेज ठंड लगती है अचानक से, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको गूज बम्स आने लग जाते हैं। ये क्या है? उद्दीपन है। ठीक बात है। अब ये आप जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप होता है, इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे कुत्तों में क्या होता है। जब आप कुत्तों को थोड़ा लाड़ प्यार करेंगे, तो उनकी जो पूंछ है, वो पूंछ अपने आप हिलने लग जाती है। ये भी उद्दीपन का उदाहरण है। तो दोस्तों, उद्दीपन एक ऐसी अनुक्रिया है जो हमारे शरीर में किसी भी वस्तु या घटना के प्रति प्रतिक्रिया करते समय अपने आप ही होती है। ठीक बात है। अब पौधे भी उद्दीपन करते हैं। इसका उदाहरण आप छुई मुई का जो पौधा है, जिसे हम मिमोसा के नाम से जानते हैं, उसमें देख सकते हैं। जब आप छुई मुई के पौधे को टच करेंगे, तो उसकी पत्तियां जो है वो अपने आप सिकुड़ जाती है। उसी तरीके से सूरजमुखी के फूल में भी आप उद्दीपन देख सकते हैं। जिस तरफ सूरज होता है, मान लीजिए सूरज अगर अभी इस तरफ है, तो और ये सूरजमुखी का एक पौधा है, तो ये सूरज की तरफ हमेशा अपना मुख करके रहता है। अगर सूरज मूव करके यहाँ से यहाँ आ जाए, तो आप देखेंगे ये जो फूल है, ये सूरजमुखी का फूल जो है वो भी इधर आप सूरज की तरफ दोबारा घूम जाता है। तो ये भी आपको एक उद्दीपन का उदाहरण देखने को मिल सकता है। तो ये एक और विशेषता थी जो सजीवों में पाई जाती है। एक और विशेषता जो सजीवों को सबसे महत्वपूर्ण जीव बनाती है, सजीवों को हमारे जितने भी एनिमल किंगडम उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, वो है जनन। और हम अपने जनन को अच्छे तरीके से करते हैं। इसका मतलब हम अपने जनन जब हम जनन करते हैं, तो जनन के समय हम बहुत सारी समझदारियों का भी अब इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हमें पूरे विश्व में देखने को मिल रही। पशु अपने जनन पे नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन मानव अपने जनन जनन पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए सजीव जो है वो पूरे एनिमल किंगडम के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो देखिए, जनन के बारे में हम बात कर रहे थे। जनन क्या है? जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें के माध्यम से हम अपनी तरह के नवजातों को जन्म देते हैं। इसका मतलब इंसान के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करना, जानवरों के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करना। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या पौधे भी जनन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसमें जो हमारे लैंगिक लिंग जो भी हमारे जननांग है,
उसका इस्तेमाल जब होता है तो हम उसको लैंगिक जनन कहते हैं, और अलैंगिक जनन में जननांग का इस्तेमाल नहीं होता। तो पौधों में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसमें एक बीज के माध्यम से जो है पौधे अपना जनन करते हैं। ठीक बात है। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जनन सजीवों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें जो सजीव है वो अपनी तरह के नवजातों को जन्म देते हैं। अब अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी सजीवों में, तो हम देखेंगे कि जीवन की जो निरंतरता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपके दादाजी ने आपके पिताजी का को जन्म नहीं दिया होता, आपके पिताजी ने आपको जन्म नहीं दिया होता, तो आपका जो परिवार है वो खत्म हो गया होता। जाहिर सी बात है, एक जनरेशन, दो जनरेशन के बाद आपका परिवार खत्म हो जाता। तो जनन ही वो प्रक्रिया है जो हमारे जिसने हमारे पृथ्वी के ऊपर जीवन की निरंतरता को बना के रखा है। ठीक है। तो ये दोस्तों 7 विशेषताएं थी जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात की, और ये सातों की सातों विशेषताएं सजीव और निर्जीव में अंतर पैदा करती हैं। ये सातों विशेषताएं अगर किसी जीव में है, किसी भी चीज में है, तो वो सजीव है। ये सातों विशेषताएं अगर किसी चीज में अनुपस्थित है तो वो निर्जीव है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में ये उठना चाहिए कि बीज जिनसे पौधे बनते हैं, क्या बीज सजीव होते हैं? तो आप देखेंगे कि जी हाँ, बीज सजीव होते हैं। क्यों? क्योंकि बीजों में आपको अंकुरण देखने को मिलता है, और इसी अंकुरण के पश्चात बीज छोटे छोटे पौधे और फिर इस पौधे से बड़े बड़े वृक्ष में परिवर्तित होते हैं, जो कि पौधों में वृद्धि और गति दोनों को दर्शाते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बीज होते हैं वो बीज एक सजीव है, क्योंकि बीजों में अंकुरण होता है। अब अंकुरण के लिए कई सारी आवश्यक परिस्थितियां हैं। सभी बीजों में अंकुरण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी परिस्थितियां नहीं मिल पाती। तो बीजों में अंकुरण के लिए दो प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसी परिस्थितियां जो कि अनिवार्य है, जिसके बिना अंकुरण हो ही नहीं सकता, और दूसरी ऐसी परिस्थितियां जो वैकल्पिक है, जिसके बिना भी अंकुरण हो सकता है। जैसे बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में 3 चीजों की उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज है वायु, दूसरी चीज है जल, और तीसरी चीज है सूर्य का प्रकाश। वायु इसलिए जरूरी है क्योंकि श्वसन के लिए वायु चाहिए। इसी वायु का इस्तेमाल करके हम इस जो बीज है वो इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक बात है। जल क्यों चाहिए? तो जल जो है वो बीज के बाह्य आवरण को, जिसको हम बीजावरण कहते हैं, उसको मुलायम करता है। इसके मुलायम होने की वजह से जो बीज के अंदर का नन्हा पौधा है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, ये भ्रूण इस आवरण को आसानी से तोड़कर बाहर आ पाता है और छोटे से पौधे के रूप में परिवर्तित हो पाता है। तो जल का काम है बीजावरण को मुलायम करना। तो बीज के अंकुरण के लिए वायु और जल, ये दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। इन दोनों के बिना बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। और तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है सूर्य प्रकाश। ये आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अधिकांश बीज ऐसे होते हैं जिनको अंकुरण के लिए तो प्रकाश की जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए सूर्य प्रकाश जो है अंकुरण के लिए, ये एक वैकल्पिक परिस्थिति है, एक वैकल्पिक स्थिति है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको सिर्फ अंधकार चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश वाले बीजों में आप देखेंगे कॉलियस है, पिटूनिया है। वहीं ऐसे बीज जिनको अंधकार की जरूरत होती है, उसमें आप कैलेंडुला को देखेंगे, उसमें आप जीनिया को देखेंगे। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, हमने बात की सजीवों की विशेषताओं के बारे में, हमने बात की कि क्या बीज सजीव होते हैं या नहीं होते। अब जरा हम पौधों में वृद्धि और गति के बारे में देखते हैं कि क्या पौधे किस तरीके से वृद्धि करते हैं और पौधे किस तरीके से गति करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पॉइंट में हम पौधों के दो भाग के बारे में देखेंगे, एक तो जड़ के बारे में और दूसरी शाखा, या फिर इसी को हम प्ररोह कहते हैं। तो ये जड़ और प्ररोह किस तरीके से वृद्धि करते हैं, उसी के बारे में मेनली हमको इन दो पॉइंट्स के माध्यम से समझना है। देखिए, पौधे के जो जड़ होते हैं वो हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। चाहे आप पौधों को किसी भी स्थिति में रख दें, जड़ हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है। फिर जो पौधे का प्ररोह होता है, जो शाखा होती है, उसमें ऊपर की तरफ वृद्धि करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन देखेंगे आपकी, अगर हमने किसी पौधे को एक ऐसे रूम में रख दिया है जिस रूम में केवल एक ही जगह से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो फिर इस रूम के अंदर में जो पौधा है, इसकी शाखाएं उसी तरफ बढ़ेंगी जिस तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है। तो प्ररोह सामान्यतः आपको ऊपर की तरफ वृद्धि करता हुआ दिखता है, लेकिन अगर एक ही तरफ से इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो सूर्य के प्रकाश की तरफ ही वृद्धि करता है। तो ये हमने पौधों में वृद्धि एवं गति के बारे में जाना। अब पौधों में गति के बारे में एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हो गई थी। दोस्तों, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों की वृद्धि के बारे में और पौधों की गति के बारे में बहुत सारे
सारे रोचक प्रयोग किए थे। इन्होंने दरअसल प्रकाश का पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का, विद्युत का, गुरुत्वाकर्षण का, इन सब का पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है और पौधे किस तरीके से इन कारकों के प्रति उद्दीपन दर्शाते हैं, इसी को इन्होंने ढूंढा था। और इसको दर्शाने के लिए इन्होंने एक मशीन भी बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। इस मशीन से इन्होंने ये पता लगाया कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस करते हैं। जिस तरीके से इंसान उद्दीपनों को महसूस करता है, उसी तरीके से पौधे भी उद्दीपनों को महसूस करते हैं और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिमोसा का पौधा, जिसको हम छुई मुई के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। तो ये दोस्तों हमने देखा कि पौधे में किस तरीके से वृद्धि और गति होती है। अब हम बात करते हैं पौधे के जीवन चक्र के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जीवन चक्र क्या होता है पौधे का। तो पौधा एक सबसे पहले बीज से शुरू होता है। तो बीज से पौधा बनना और फिर अगली पीढ़ी तक एक संपूर्ण प्रक्रिया का चलना, इसको हम पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। इसको आप इस तस्वीर के माध्यम से समझिए। देखिए, सबसे पहली अवस्था होती है बीज की। इस बीज में धीरे धीरे अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद तीसरी अवस्था में इसमें पत्तियां आती है। चौथी अवस्था में इन पत्तियों के साथ साथ इसमें कुछ फूल आते हैं। ठीक है। फिर इस चौथी अवस्था के बाद आप देखेंगे पांचवी अवस्था में फूल के बाद फल आते हैं। और फिर फल को देने के बाद ये जो पौधे हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इस फल के अंदर जो बीज है, उस बीज में फिर से अंकुरण होगा। उस बीज से फिर से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरीके से आप देखेंगे बीज और पौधे के मृत्यु के बीच में एक चक्र चलता रहता है। और इस चक्र के खत्म होने के बाद, पौधे की मृत्यु के बाद, पौधे के फल से फिर दूसरा बीज आता है और फिर उस बीज से दूसरे पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक चक्र जो है आपको इस तरीके से गोल गोल चलता हुआ दिखता है। इसी को हम पौधे का जीवन चक्र कहते हैं, जिसमें आपको मुख्यतः 5 अवस्था देखने को मिलती है। पहली अवस्था बीज की, दूसरी अवस्था अंकुरण की, तीसरी अवस्था पत्तियों के प्रकटन की, चौथी अवस्था में फूल आते हैं और पांचवी अवस्था में आपको फल आते हैं और फिर उसके बाद पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पौधों का जीवन चक्र देखा। अब हम जंतुओं का जीवन चक्र देखते हैं। देखिए, जंतुओं के जीवन चक्र में हमें यहाँ पे 2 जंतुओं के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है। एक तो मच्छर और दूसरा मेंढक। तो मच्छर और मेंढक, इन दोनों का जीवन चक्र बड़ा ही विशेष है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से मच्छर और मेंढक एक वयस्क मेंढक या एक वयस्क मच्छर के रूप में तब्दील होते हैं, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अभी इसके थोड़ी देर में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मच्छर का जीवन चक्र किस तरीके से होता है। मच्छर सबसे पहले तो अंडे से आता है। तो ये इसका स्टेज पहला है। अंडे से फिर ये लार्वा में परिवर्तित होता है। लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर ये एक वयस्क मच्छर में तब्दील होता है, जिसका जीवन काल आपको 10 से 15 दिन देखने को मिलता है। तो आप अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग अवस्थाओं में देखेंगे तो अंडे का आकार बिल्कुल अलग, लार्वा का आकार बिल्कुल अलग, प्यूपा का आकार बिल्कुल अलग, और फिर जो वयस्क मच्छर होता है वो बिल्कुल अपने अंडे से तो बिल्कुल अलग दिखता है। तो ये दो ऐसे जंतु हैं जिनके विकास क्रम को अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत ही अनोखापन आपको देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में इन दोनों के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मच्छर के विकास की अवस्था, मच्छर का जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो 4 अवस्थाओं से। ठीक है। अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क मच्छर। उसी तरीके से जो मेंढक है दोस्तों, मेंढक का जीवन चक्र भी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले आप देखेंगे जलांडक होता है, ठीक, जो कि 1 दिन का होता है। फिर यही जलांडक धीरे धीरे 3 से 4 दिनों में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और ये आपकी पहली अवस्था है, जिसमें जलांडक और भ्रूण के रूप में मेंढक का परिवर्तन होता है। फिर आप देखेंगे 7 से 10 दिनों के बाद ये जो भ्रूण है, ये पूंछ के साथ वाले टैडपोल में परिवर्तित हो जाता है। और फिर 8 से 10 सप्ताह के बाद ये जो पूंछ के साथ वाला टैडपोल था, ये आपको पैरों के साथ वाले टैडपोल के में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपकी दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था जलांडक और भ्रूण की है। दूसरी अवस्था में आप देखेंगे टैडपोल की है। टैडपोल में पहले पूंछ के साथ था, बाद में उसके पैर आ जाते हैं 8 से 10 सप्ताह में। फिर आप देखेंगे 12 सप्ताह तक होते होते ये जो टैडपोल है वो फ्रॉगलेट में यानी कि मंडूकक में परिवर्तित हो जाता है और ये मेंढक के विकास की तीसरी अवस्था है। और फिर 14 सप्ताह के बाद ये जो मंडूकक है वो एक वयस्क मेंढक के रूप में तब्दील हो जाता है और ये चौथी अवस्था है। तो मच्छर और मेंढक, इन दोनों में कितनी कितनी अवस्थाएं, टोटल 4 विकास की अवस्थाएं हैं। मच्छर में पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क मच्छर। उसी तरीके से मेंढक में पहले जलांडक, जो कि फिर भ्रूण में परिवर्तित होता है, फिर टैडपोल है, टैडपोल से फिर मंडूकक है और फिर मंडूकक से वयस्क मेंढक है। ठीक है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, अभी मैंने एक टर्म का जिक्र किया था जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं।
हिंदी में इसको शायद कायापलट कहते हैं। तो हिंदी का ये जो शब्द है वो इस इंग्लिश वाले शब्द के साथ जस्टिस नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश के ही टर्म का यूज़ किया है, मेटामॉर्फोसिस। दरअसल जो मेंढक और मच्छर में जिस तरीके का हमें परिवर्तन देखने को मिलता है विकास के दौरान, उस परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में होता यह है कि विकास की हर अवस्था में जो आकार और आकृति होती है उस जीव की, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो केवल मेंढक और मच्छर ही नहीं बल्कि तितली में भी आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। अगर आप तितली के अंडे को देखेंगे और एक वयस्क तितली को देखेंगे तो इन दोनों के आकार में और आकृति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, हमने सजीव के बारे में बात की, हमने अलग-अलग जीवों के बारे में बात की कि उनका जो विकास क्रम है वो किस तरीके से हुआ है। तो हमारे आस-पास जितने भी सजीव हैं, वो मानव के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए, मानव का अस्तित्व अपने पर्यावरण पे निर्भर करता है। मानव का अस्तित्व बाकी सजीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि एक इस पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव हैं, सभी का एक-दूसरे के ऊपर निर्भरता है। तो इस वजह से अगर हमें अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो हमारे आसपास जो भी सजीव हैं, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, इन सब का अस्तित्व हमें बचा के रखना पड़ेगा, तभी जाके मानव और मानवता ये दोनों ही बच पाएँगे। तो इस तरीके से आज का ये जो सेशन है अब खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इस चैप्टर में मैंने आपको बताई जो कि इसमें मेंशन नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको इस चैप्टर में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।